Keep watching Malik Law TV. नाजरीन, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान अदील मलिक। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ चैम्बर सोलिसिटर्स के ताउन से मलिक लॉ टीवी पे। नाजरीन, इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं देता हूं आपको इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स, और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम देते हैं आपको आपके सवालात के जवाब। अगर आपके पास भी कोई सवाल है इमिग्रेशन लॉ के मतलब तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाजरीन, इसी के साथ आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट का, इमिग्रेशन अपडेट्स का, और शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। नाजरीन, पहली जो अपडेट है मेरे पास वो है इमिग्रेशन लॉ बिल के मतलब। नाजरीन, जिस तरह मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम्स में बताया था कि एक इमिग्रेशन बिल जो है पार्लियामेंट में एट प्रेजेंट ज़ेरे बहस है। और नाजरीन, इस इमिग्रेशन बिल को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से और इंडिविजुअल्स की जानिब से। नाज़रीन, इस बिल की कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं कि अगर ये इन्फोर्स हो जाता है तो इससे उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी जो यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं या फेल असाइलम सीकर हैं या ओवरस्टेयर हैं। नाज़रीन, बिल की एक जो प्रोविजन थी वो ये है कि अगर ये बिल पास हो जाता है, उसके बाद अगर कोई लैंडलॉर्ड किसी ऐसे बंदे को प्रॉपर्टी रेंट पे देता है जिसके पास इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है, तो लैंडलॉर्ड को होम ऑफिस वाले फाइन कर सकते हैं, पेनलाइज कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह एक और जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर कोई यहाँ पे टेम्परेरी इमिग्रेशन है या उसका कोई टेम्परेरी माइग्रेंट वीज़ा है, तो अगर वो NHS की सर्विस लेता है तो वो NHS को पेमेंट करे। नाज़रीन, जो एक इस बिल के सबसे मेन प्रोविजन है वो ये है कि अपील राइट्स को काफ़ी महदूद कर दिया जाएगा, काफ़ी लिमिटेड कर दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि इंडिविजुअल्स के पास राइट ऑफ अपील नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस जो एट प्रेजेंट उनके पास होता है। नाज़रीन, इसका ये मतलब है कि होम ऑफिस को डिसीजन मेकर बना दिया जाएगा और उनका डिसीजन ज़्यादातर केसेस में इंडिविजुअल जो है वो एक इंडिपेंडेंट लेवल पे चैलेंज नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये जो प्रोविज़न है इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है और ये प्रोविज़न अभी लॉ नहीं बना, बट अगर ये कानून बन जाता है तो आप समझिए नाज़रीन, जो ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और बहुत लिमिटेड हो जाएंगे और ट्राइब्यूनल ज़्यादातर केसेस जो है उनसे डील नहीं करेगा। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब, और नेक्स्ट अपडेट है नाज़रीन उन चेंजेस के मतलब जो होम ऑफिस ने इन्फोर्स की हैं, जो इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस आए हैं कुछ अरसे पहले, स्पेसिफिकली नाज़रीन अक्टूबर में जो चेंजेस आई हैं। अब नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको गुज़िश्ता वीक भी बताया था कि अक्टूबर में 2 मेजर चेंजेस आई थी। एक चेंजेस जो थी वो ये थी कि अगर कोई अप्लाई करता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए तो उसे लाइफ इन द यूके टेस्ट के साथ साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। और नाज़रीन, जो बाकी सेट ऑफ चेंजेस थी वो इन्फोर्स की गई थी होम ऑफिस की जानिब से। इमिग्रेशन रूल्स जो थे वो इन्फोर्स हुए थे 1 अक्टूबर से। नाज़रीन, वो जो इमिग्रेशन रूल्स है जो इन्फोर्स हो गए 1 अक्टूबर से, मेनली नाज़रीन वो नॉन सब्सटेंशियल चेंजेस हैं, बट कुछ केसेस में यूके को मोर अट्रैक्टिव बनाया गया है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। नाज़रीन, ये जो चेंजेस हैं इन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। फिलहाल नाज़रीन, मैं आपको एक और चेंज बताता चलूँ कि होम ऑफिस ने रिसेंटली अपने एप्लीकेशन फॉर्म चेंज किए हैं और फ़ी चेंज किया। तो मेक श्योर करें अगर आप या आपका कोई अजीज़ एप्लीकेशन कर रहा है तो वो चेक करें होम ऑफिस की वेबसाइट पे कि वेदर जो उसके पास फॉर्म है वो अप टू डेट फॉर्म है कि नहीं, वेदर वो एप्लीकेशन फ़ी जो पे कर रहा है वो रिक्वायर्ड फ़ी पे कर रहा है कि नहीं। नाज़रीन, अगर कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म होम ऑफिस में भेजता है और होम ऑफिस वाले कंसीडर करते हैं कि जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है वो आउट ऑफ डेट एप्लीकेशन फॉर्म है, या उसने सही फ़ी नहीं भेजी या एप्लीकेशन के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन नहीं भेजे,
तो नॉर्मली होम ऑफिस वाले जो है उसकी एप्लीकेशन रिटर्न कर देते हैं इनवैलिड करके। नाज़रीन, जिससे एप्लीकेंट की इमिग्रेशन हिस्ट्री पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग होम ऑफिस के रिकॉर्ड में अगर कोई इनवैलिड एप्लीकेशन करे वो एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाती। इसका ये मतलब है कि एप्लीकेंट ने कभी एप्लीकेशन की ही नहीं। स्पेशली नाज़रीन, अगर हम मद्देनज़र रखें उन चेंजेस को जो आई थी लास्ट ईयर अक्टूबर में, कि अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पे है और वो अपना वीज़ा जो है ओवरस्टेट करता है 28 डेज से ज़्यादा और विदाउट एनी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस वो ओवरस्टेट करता है, तो उसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी, वेदर वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर है या वेदर वो किसी मैरिज की बेसिस के ऊपर है, वो रिफ्यूज़ होगी ऑन द बेसिस के एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट के पास रिक्वायर्ड वीज़ा नहीं था, रिक्वायर्ड लीव टू रिमेन नहीं थी। नाज़रीन, इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, जब भी आप चेक करें या सबमिट करें एप्लीकेशन, मेक श्योर करें, आप डबल चेक करें कि वेदर जो फॉर्म आपने फिल किया है वो सही किया है कि नहीं, वेदर जो आपने फ़ी भेज रहे हैं वो सही भेज रहे हैं कि नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ अरसे पहले होम ऑफिस ने अब यूरोपियन एप्लीकेशंस पे भी फीस का चार्ज करना शुरू कर दी है। इसका ये मतलब है कि नाज़रीन, अगर कोई यहाँ पे आता है या यहाँ पे है और एप्लीकेशन करता है ऑन द बेसिस कि वो डिपेंड करता है किसी यूरोपियन पर्सन के ऊपर यूनाइटेड किंगडम में, या कोई ऐसा पर्सन जो ट्रिटी राइट एक्सरसाइज कर रहा है, तो नॉर्मली पहले उसे एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ती थी होम ऑफिस को, बट अब होम ऑफिस वाले चार्ज कर रहे हैं एप्लीकेशन फ़ी। नाज़रीन, जो एप्लीकेशन फ़ी है इन जैसे इंडिविजुअल्स के लिए जो यूरोपियन सिटीजनशिप की बेसिस पे एप्लीकेशन करते हैं या जिनके डिपेंडेंट पार्टनर या फैमिली मेम्बर जो वो EU सिटीज़न हैं, उनकी फ़ी 55 पाउंड है। नाज़रीन, ये जो फ़ी है ये होम ऑफिस ने फ़िलहाल तो चार्ज करना शुरू कर दिया है, बट माइट भी ये थोड़े अरसे में बंद हो जाए अगर कोई केस किसी कोर्ट में जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन यूरोपियन लॉ के मुताबिक होम ऑफिस को फ़ी चार्ज नहीं करनी चाहिए। पर नाज़रीन, अगर कोई इस मतलब अपडेट आती है इन ड्यू कोर्स तो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल वक्त टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार जब हम डिस्कस करेंगे चेंजेस जो आई हैं इमिग्रेशन रूल में अक्टूबर के मंथ में। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने इमिग्रेशन अपडेट्स का सिलसिला छोड़ा था ब्रेक से पहले, और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब। नाज़रीन, ये जो अपडेट है ये है जिसका मैंने आपको ब्रेक से पहले रिव्यू दिया था उन चेंजेस के मतलब जो इन्फोर्स हुई हैं, जो तब्दीलियाँ आई है इमिग्रेशन रूल में अक्टूबर के मंथ में। नाज़रीन, अब अक्टूबर के मंथ में दो सेट ऑफ चेंजेस आई हैं। पहली जो चेंजेस थी वो बिगनिंग ऑफ अक्टूबर 1 अक्टूबर से इन्फोर्स हुई हैं, और सेकंड सेट ऑफ चेंजेस जो हैं वो 28 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। नाज़रीन, अगर पहले हम नज़र डालें उन चेंजेस के मतलब जो इन्फोर्स हो गई हैं 28 अक्टूबर से, उनमें जो नाज़रीन जो मोस्ट परमानेंट चेंज है वो ये है कि अगर कोई अब अप्लाई करता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए, तो उसे लाइफ इन द यूके टेस्ट के साथ साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। नाज़रीन, 28 अक्टूबर से पहले ये लॉ था कि अगर कोई अप्लाई करता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए, तो उसे एक टेस्ट पास करना पड़ता था, या ईदर तो वो लाइफ इन द यूके टेस्ट पास कर ले या फिर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट या ESOL की क्वालिफिकेशन हासिल कर दे। बट नाज़रीन, अब जो लॉ है उसके मुताबिक एप्लीकेंट को दोनों टेस्ट पास करने पड़ेंगे, फिर ही वो एलिजिबल होगा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर किसी इंडिविजुअल ने लाइफ इन द यूके टेस्ट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन के लिए पास किया है, तो वही लाइफ इन द यूके टेस्ट एक्सेप्टेबल होगा।
होम ऑफिस वाले एक्सेप्ट करेंगे अगर एप्लीकेंट नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन करता है 1 साल बाद या थोड़े अरसे बाद। इसी तरह नाज़रीन मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट के हवाले से बताता चलूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है जो उसने यूके से हासिल किया, जो बैचलर लेवल किया एटलीस्ट, या फिर उसने अब्रॉड से हासिल किया जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई गई है, तो वो भी होम ऑफिस एक्सेप्ट करेगा। उसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करने की नहीं ज़रूरत। नाज़रीन ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के हवाले से है, लाइफ इन द यूके के टेस्ट के हवाले से नहीं है। नाज़रीन इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई एप्लीकेंट किसी मेडिकल ग्राउंड की वजह से ये टेस्ट पास नहीं कर सकता तो वो इस टेस्ट से एग्जेम्प्ट होता है, वो एप्लीकेशन कर सकता है, अपना एविडेंस साथ लगाए कि किस बेसिस पे वो समझ रहता है कि वो एग्जेम्प्ट है और मेडिकल एविडेंस साथ एप्लीकेशन के जाए। तो नॉर्मली होम ऑफिस वाले एप्लीकेशन इस बेसिस पे रिफ्यूज़ नहीं करते। नाज़रीन इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो 18 ईयर से कम की एज है जिसकी, या फिर 65 से ओवर है, तो उसे भी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की नहीं ज़रूरत, वो भी एग्जम्प्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो उन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है एज़ फार एज़ वो एप्लीकेशन में मेंशन करें, होम ऑफिस को क्लैरिफाई करें कि उनकी एज जो है 65 से अबव है या फिर उनकी एज जो 18 से बिलो है, तो इट शुड बी फाइन। अब नाज़रीन अगर हम नज़र डालें उन चेंजेस के मतलब जो इन्फोर्स की गई हैं होम ऑफिस की जानब से 1 अक्टूबर से, नाज़रीन जैसा मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था ये नॉन सब्सटेंशियल चेंजेस हैं। मेनली इनका पर्पज़ ये है कि इमिग्रेशन रूल अट्रैक्टिव बनाए जाएं ताकि लोग आएँ यूके में और यहाँ पे मनी इन्वेस्ट करें जिससे इकॉनमी को फ़ायदा हो। अब नाज़रीन जो एक मेजर चेंज की गई है होम ऑफिस की जानब से वो ये की गई है कि अगर कोई यहाँ पे आता है बिजनेस विजिटर तो उसे अब ज़्यादा अख्तियार दिए गए हैं, वो ज़्यादा काम कर सकता है रादर दिन बिफोर। इसी तरह नाज़रीन अगर कोई यूके में है किसी और वीज़े कैटेगरी के ऊपर, वो डिपेंडेंट की कैटेगरी के ऊपर स्विच कर सकता है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम अगर का कोई माइग्रेंट अगर उसके साथ अप्लाई करता है तो वो बिल्कुल डिपेंडेंट वीज़ा यहीं से ले सकता है। पहले जो प्रोविजन थी वो ये थी कि एप्लीकेंट को ऑल द वे बैक कंट्री ऑफ ओरिजिन जाना पड़ता था और वहाँ से वीज़ा लेके आना पड़ता था अगर वो पीबीएस डिपेंडेंट की एप्लीकेशन करता है या करने का इरादा रखता था। नाज़रीन ये जो चेंज की गई है होम ऑफिस की जानिब से ये इस वजह से की गई है क्योंकि इसी साल नाज़रीन जून के मंथ में एक केस गया था कोर्ट में और उस केस में कोर्ट ने यही डिसाइड किया था कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन में उसे जाने की नहीं ज़रूरत, वो यूके ही से वीज़ा ले सकता है। नाज़रीन इसी के साथ मैं आपको बताता चलो ये कैटेगरी होती थी स्टूडेंट पर्सपेक्टिव विजिटर की, वो होम ऑफिस की जानिब से अबॉलिश कर दी गई है 1 अक्टूबर से। नाज़रीन ये कैटेगरी उन लोगों के लिए थी जो यूके में आना चाहते थे विज़िट करने के लिए कि वेदर यूके उनके लिए सूटेबल प्लेस है स्टडी के लिए कि नहीं। नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम के इस सेगमेंट का टाइम होता है ख़त्म। ब्रेक के उस पार हम आपको मिलेंगे आपके सवालात के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी। नाजरीन मैं हूं इम्तियाज़ अली और लंदन से आपको सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले आदिल मलिक आपको लीगल अपडेट दे रहे थे, उम्मीद है कि आपने उनके प्रोग्राम को पसंद किया होगा। आपके बहुत से सवाल हमें मिले हैं ईमेल्स के ज़रिए और मुख्तलिफ खतूत के ज़रिए और मैं हस्ब मामूल में कोशिश करूँगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। और सबसे पहले हम बात करते हैं सरबजीत कौर के साथ। सरबजीत कहती हैं कि वो पिछले 15 साल से यूके में रह रही हैं और वो एज ए विज़िटर आई थी और फिर वो ओवर स्टे हो गई और वो 15 साल से वो वापस नहीं गई, उनकी विज़िट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। सरबजीत कहती है कि उन्होंने अपना स्टे रेगुलराइज करने के लिए बहुत सी एप्लीकेशन
एप्लीकेशनें होम ऑफिस में सबमिट की। इनिशली उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी इंडेफिनिट लीव के लिए, जो कि रिफ्यूज़ हो गई। उसके पास उनके पास अपील का राइट था। वो कहती हैं कि उन्होंने अपील भी की, वो अपील भी उनकी डिसमिस हो गई। उसके बाद उन्होंने फर्दर अपीलें भी की, वो भी डिसमिस हो गई। और वो कहती हैं कि उसके बाद भी उन्होंने बहुत से वकला से मशवरे लिए और फिर मुख्तलिफ एप्लीकेशन सबमिट की, लेकिन उनकी कोई भी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकी है। फिर बहुत उन्होंने एक ब्रेक ली और कहती हैं कि 5 साल के वक्फे के बाद फिर उन्होंने दोबारा एक एप्लीकेशन सबमिट की होम ऑफिस में, जो कि बहुत अरसा वहाँ पेंडिंग रही। और 1 साल के बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के 1 साल के बाद उनको फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाया गया, उनको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया गया। तो सरबजीत ये कहती हैं कि उनको ये बताया गया था उनके बहुत से दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने कि अगर किसी के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं या किसी को बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया जाए तो इसका मतलब यही होता है, ये इंडिकेशन होता है कि उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो इनकी एप्लीकेशन सबमिट होने के 1 साल के बाद इनके बायोमेट्रिक्स लिए गए और फिर उसके चंद महीने के बाद इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है और उसके ख़िलाफ़ इनके पास अपील का राइट भी नहीं है। और अब होम ऑफिस इनके खिलाफ रिमूवल की कार्रवाई शुरू कर रहा है। तो वो ये पूछना चाहती हैं कि एक तो इनके पास अपील का राइट नहीं है, तो ये अपील किस तरीके से कर सकती हैं। और दूसरी इनका ये क्वेश्चन भी है कि अगर इनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ ही होना था तो फिर इनको होम ऑफिस ने फिंगरप्रिंट्स के लिए क्यों बुलाया था, फिंगरप्रिंट्स इनके क्यों लिए गए हैं। तो सरबजीत, पहले तो हमें बड़ा अफसोस है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई और उसमें अपील का राइट भी नहीं है। तो आपने बेसिकली आपका सवाल बहुत लंबा था और एक सवाल के अंदर ही बहुत से सवाल उसमें शामिल हैं। तो पहली बात तो ये है कि चूँकि टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप ओवर स्टेयर थी, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की उस वक्त आप ओवर स्टेयर थी। और अगर आप टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर आपके पास वैलिड वीज़ा ना हो तो फिर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने की सूरत में अपील का राइट नहीं होता है। जैसे कि हम अक्सर प्रोग्रामों में जिक्र करते भी रहते हैं, जो इमिग्रेशन एक्ट की सेक्शन 82 है वो यही कहती है कि अपील का राइट एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी है कि टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास वैलिड वीज़ा या वैलिड लीव होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब आपने शुरू में कोई एप्लीकेशन सबमिट की थी इंडेफिनिट लीव के लिए, मुझे पता नहीं है कि वो कब की थी, लेकिन जैसे कि आपने कहा है कि उस वक्त रिफ्यूज़ल के बाद आपने अपील की थी, तो इसका मतलब है कि वो एप्लीकेशन आपने वीज़ा ख़त्म होने से पहले सबमिट की होगी और इसी वजह से आपके पास अपील का राइट था। और उसके बाद आप ओवर स्टेयर हो गए और उसके बाद आपने जो भी एप्लीकेशन सबमिट की उसमें अपील का राइट नहीं होगा। तो लास्ट एप्लीकेशन में भी यही है कि क्योंकि टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं था, तो इस वजह से रिफ्यूज़ल की सूरत में अपील का राइट नहीं है। तो ये तो कानून के बिल्कुल मुताबिक है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर कोई ग्राउंड हो तो आप इस मैटर को हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए चैलेंज कर सकती हैं। तो बेहतर यही होगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप किसी अच्छे से सोलिसिटर से मिलें और इस बारे में आप फर्दर एडवाइस लें कि ये मैटर अब हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है या कि नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रिफ्यूज़ल के बाद आपके पास अपील का राइट नहीं होगा क्योंकि टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं था। जहाँ तक आपकी बायोमेट्रिक का मसला है या फिंगरप्रिंट्स का मसला है, तो ये बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है और अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते भी हैं कि जब उनको फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाया जाए तो वो ये समझते हैं कि ये इंडिकेशन है कि उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिंगरप्रिंट्स का आपकी एप्लीकेशन के रिज़ल्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, बल्कि फिंगरप्रिंट्स या बायोमेट्रिक्स उस प्रोसेस का हिस्सा है जो कि आपकी एप्लीकेशन को जब ज़ेर गौर लाया जाता है, जो एक प्रोसेस चलता है फिंगरप्रिंट्स या बायोमेट्रिक्स उस प्रोसेस का हिस्सा है। और जो कोई भी एप्लीकेशन होम ऑफिस में सबमिट करेगा या जो कोई भी अपना स्टे रेगुलराइज करने के लिए होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करेगा, उसको बायोमेट्रिक्स के लिए ज़रूर कहा जाएगा और ये मैंडेटरी है कि आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाएं और फिंगरप्रिंट्स और जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। तो इसका जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि आपके रिज़ल्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल भी हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो सकती है, दोनों सूरतों में फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल तासर सही नहीं है कि होम ऑफिस ने आपके फिंगरप्रिंट्स लिए तो उसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन हर हाल में सक्सेसफुल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी एप्लीकेशन मेरिट पे से पूरी उतरती है तो वो बिल्कुल कामयाब हो जाएगी। अगर मेरिट पे पूरी नहीं उतरती या उसमें कोई रिफ्यूज़ल का कोई रीज़न है तो वो बिल्कुल रिफ्यूज़ हो जाएगी। लेकिन फिंगरप्रिंट्स आपके दोनों सूरतों में होंगे। तो फिंगरप्रिंट लेने का या फिंगरप्रिंट देने का या बायोमेट्रिक के लिए अगर आपको कहा जाए तो इसका किसी एप्लीकेशन के रिज़ल्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो उम्मीद है सरबजीत को आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर मज़ीद कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकें।
बैक टू शो। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर खान से बात कर रहे थे जो कि अपने वीज़ा की फ़ी वापस लेना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब और बाकी सब नाज़रीन के लिए की मालूमात के लिए भी मैं अर्ज़ करूँ कि अगर होम ऑफिस के में आप जब भी कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो तकरीबन लेस और मोर तकरीबन हर एप्लीकेशन की ही सिवाय चंद कैटेगरीज़ को छोड़ के वहाँ एक फ़ी है जो कि पे करनी पड़ती है। और ये फ़ी बेसिकली वीज़ा की फ़ी नहीं होती, ये एप्लीकेशन की फ़ी होती है, एप्लीकेशन को प्रोसेस करने की फ़ी होती है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है या आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है या अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और किसी भी स्टेज पे आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करने का फैसला करते हैं तो इन तीनों सूरतों में ये फ़ी रिफंडेबल नहीं होती है। ये होम ऑफिस की बड़ी क्लियर पॉलिसी है और उन्होंने जगह जगह ये बात लिखी हुई भी है और एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऊपर भी लिखा होता है कि ये रिफंडेबल फ़ी नहीं होती है। तो इस वजह से डॉक्टर खान, अगर आपकी मदर की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई और वो वापस चली गई हैं तो ये फ़ी आपको वापस नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल अपना भी और होम ऑफिस का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनको खामखा लेटर्स लिख के। इस फ़ी की वापसी का कोई चांस नहीं है और आप इसको बिल्कुल भूल जाएँ क्योंकि ये फ़ी वापस नहीं मिलेगी। ये मैं फिर रिपीट कर दूँ कि जो होम ऑफिस फ़ी चार्ज करता है या जो वीज़े की जो भी फ़ी होती है, खा वो एंट्री क्लियरेंस के लिए हो, खा वो एक्सटेंशन ऑफ स्टे या इंडेफिनिट लीव के लिए हो, वो वीज़े की फ़ी नहीं होती, वो हमेशा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने की फ़ी होती है। और रिज़ल्ट जो भी हो लेकिन वो फ़ी रिफंडेबल नहीं होती और फ़ी वापस नहीं मिलती, तो उसके वापस मिलने का कोई चांस नहीं है। डॉक्टर खान के बाद हम वकार के साथ बात करते हैं। वकार कहते हैं कि वो एज ए स्टूडेंट आए थे यूके में और फिर यहाँ उन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली और फिर उनको PSW का स्टेटस मिल गया था। उन्होंने PSW के लिए अप्लाई किया, उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई थी। तो ये कहते हैं कि फिर उन्होंने इंटरप्रेनर के तौर पे अप्लाई किया लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है, आल्दो कि इस वक्त उनकी अपील पेंडिंग है। तो वकार ये कहते हैं कि उनके 3 और दोस्तों ने भी उनके साथ ही एप्लीकेशन सबमिट की थी। उनके सर्कमस्टांसेस एक ही जैसे हैं और उनमें से 3 लोगों की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई हैं और उनके दोस्त की एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि चूँकि होम ऑफिस में इस तरह की एप्लीकेशन जितनी भी सबमिट होती हैं उनमें रिफ्यूज़ल का रेशो बहुत ज़्यादा है। तो वो ये समझते हैं और पूछना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या होम ऑफिस की कोई पॉलिसी है कि वो इंटरप्रेन्योर्स की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करते हैं, और अगर ऐसी उनकी पॉलिसी है तो फिर ये कैटेगरी ही उन्होंने क्यों रखी हुई है। तो वकार साहब, बेसिकली आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है वो तो बेसिकली होम ऑफिस से पूछना चाहिए था, जो कि मैं यहाँ होम ऑफिस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ या मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, तो मैं होम ऑफिस के बिहाफ पे तो कोई बात नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का कानूनी पहलू है तो वहाँ उसके हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं नहीं समझता कि होम ऑफिस की कोई पॉलिसी है कि वो किसी ख़ास कैटेगरी की एप्लीकेशंस को वो एक्सेप्ट करेंगे या उसको वो रिफ्यूज़ करेंगे। जो भी कैटेगरीज़ हैं जो इमिग्रेशन रूल्स के अंदर लिखी हुई हैं कि आप एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए या आप यहाँ रहने के लिए यूके में या सेटल होने के लिए आप एप्लीकेशन अगर सबमिट करें तो बिल्कुल उसमें रूल्स के अंदर हर वीज़े की रिक्वायरमेंट लिखी गई हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सादा लफ्ज़ों में कि आपने कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी हैं। तो अगर तो आप रूल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो यकीनी तौर पे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे कि आपने PSW के लिए अप्लाई किया, आपने उस वक्त रिक्वायरमेंट पूरी की तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई थी। आपने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो PSW के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। तो अगर आप किसी भी जो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, अगर आप उस एप्लीकेशन के हवाले से जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आप प्रोवाइड करें और रिक्वायरमेंट सारी पूरी करें तो बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं तो फिर यकीनन आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी। अब जहाँ तक आप कहते हैं कि आप 4 लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की थी और 3 की रिफ्यूज़ हो गई और 1 की सक्सेसफुल हो गई, तो अगर आप गौर से देखें तो यकीनी तौर पे जो 3 एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई हैं उनमें होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ल की रीज़न्स दी होंगी और जिनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है उनको पूरे पॉइंट्स मिले होंगे। और जो भी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है इसमें आपके पास अपील का राइट है। अगर आप समझते हैं कि होम ऑफिस ने कहीं को गलती की है तो आप बिल्कुल इस मैटर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और आप कोर्ट को अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो कोर्ट होम ऑफिस के डिसीजन को कैंसिल कर देगी, उसको क्वैश कर देगी। तो इसीलिए आपके पास अपील का राइट होता है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई खामी है या आप कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो फिर वो उसमें रिफ्यूज़ल का भी चांस होता है। अब मेरे अपने मुशाहिदे में ये आया कि जैसे भी आप इंटरप्रेनर के तौर पे अप्लाई करते हैं, अगर आप PSW आपके पास है और कभी ऐसे होता है कि आपके पास कोई उसमें चूँकि एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी एक्सेस होनी चाहिए 50,000 पाउंड तक, और मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि लोगों के पास अपने अकाउंट्स में 50,000 पाउंड नहीं होते हैं और वो दूसरे लोगों पर रिलाई करते हैं और उसमें बिल्कुल मेरे पास
ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जो कि रिफ्यूज़ल्स के बाद भी हमारे पास आते हैं, और कभी उससे पहले भी लोग मशवरा लेने के लिए आते हैं कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है, आप उसकी बैंक स्टेटमेंट्स लाते हैं और कहते हैं कि ये आपको ये फंडिंग प्रोवाइड करेगा, या आप कहते हैं कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार बैरून मुल्क है और वहाँ से वो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजता है। तो इस बात की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई तीसरा आदमी आप को पैसे क्यों देगा, या वो ऐसी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, तो और या वो आपको पैसे देकर आप पे इतना ट्रस्ट क्यों करेगा। तो इसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप दूसरे किसी और की बैंक स्टेटमेंट उसका एक लेटर लगा दें कि आपका फलां रिश्तेदार है और वो पाकिस्तान से या इंडिया से वो आपको 50,000 पाउंड भेजेगा और आप वो यूके में इन्वेस्ट करेंगे, तो यकीनी तौर पे होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना मुश्किल होगा कि वहाँ बैठे हुए किसी शख्स को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो अपने पैसे आपके हवाले करे और वो यहाँ इन्वेस्ट करे। तो उसके साथ फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो बिल्कुल हमने देखा है कि जिन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और रूल्स को बिल्कुल पूरे तरीके से रूल्स के मुताबिक चलते हैं, तो उनकी एप्लीकेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो सिंपल लफ्ज़ों में मैं यही कहूँगा कि मेरी ओपिनियन में होम ऑफिस की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उन्होंने किसी ख़ास कैटेगरी में एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करना ही है, बल्कि कभी ऐसे होता है कि बहुत से लोग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। और फिर हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे तो उसमें ये नहीं होता है कि आपने फार्मेलिटीज़ पूरी कर दी, ये फिल इन दी ब्लैंक्स वाला मसला नहीं होता है। आपको ठोस सबूत देने होते हैं और प्रॉपर एविडेंस देनी होती है। तो अगर आप सही एविडेंस देंगे तो यकीनी तौर पे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। वकार के बाद हम पूनम से बात करते हैं। पूनम शादी करके यूके में आई थी और वो कहती है कि उनको 27 महीने का वीज़ा मिला था और जब इंडेफिनिट लीव ड्यू थी तो उस वक्त उनके पास लाइफ इन द यूके टेस्ट उन्होंने पास नहीं किया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। तो वो ये कह रही हैं कि उनको बहुत आखिरी टाइम पे इस बात का पता चला तो वो अपना टेस्ट पास नहीं कर सकती थी, और फिर उस वक्त उनको किसी वकील साहब ने ये मशवरा दिया कि वो फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें। वो कहती हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल गई है, फर्दर 2.5 साल की उनको होम ऑफिस ने और एक्सटेंशन दे दी है। वो ये कहती हैं कि अब उन्होंने लाइफ इन द यूके टेस्ट पास कर लिया है, तो सवाल उनका ये है कि क्या वो अब इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं, या उनको ये जो उनके पास अभी 2.5 साल का वीज़ा है उनको ये वीज़ा ख़त्म होने तक वेट करना पड़ेगा। तो पूनम ऐसी आपको वेट करने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन शायद आपको पता होगा या शायद आपके नोटिस में नहीं है, अगर नहीं है तो आपको नोट कर लेना चाहिए कि 28 अक्टूबर से एक कानून में थोड़ी तब्दीली हुई है। अब इंडेफिनिट स्टे के लिए लाइफ इन द यूके टेस्ट काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ आपको B2 लेवल का इंग्लिश का सर्टिफिकेट भी लेना होता है। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं तो बिल्कुल आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपको ये 2.5 साल की लीव तो आपको मिली है क्योंकि आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन क्योंकि आप यूके में बहुत पहले आ गई थी, रूल्स चेंज होने से पहले आ गई थी, तो आप पे बिल्कुल पुराने रूल्स का वो इतलाक होगा, तो आप बिल्कुल इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई करती हैं। क्योंकि जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया उस वक्त भी अगर आपके पास लाइफ इन द यूके टेस्ट का पास सर्टिफिकेट होता तो बिल्कुल आप उस वक्त भी इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती थी। तो आपको 2.5 साल तक वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब भी आप क्वालिफाई करें, यानी आपके पास लाइफ इन द यूके टेस्ट का सर्टिफिकेट आ जाए और इंग्लिश का जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट आ जाए, तो आप बिल्कुल इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपको 2.5 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में आपके सवालात को लेके। आप अपना और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।